आज 5 अप्रैल 2024 प्राचीन इतिहास का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। इस प्राचीन इतिहास के टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आप सबका मैं इस कोचिंग संस्थान की ओर से स्वागत करता हूं। आप सब क्वेश्चन के ट्रेंड को समझेंगे। क्वेश्चन इस समय यूपी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में कैसे प्रश्न बन रहे हैं, उसको करंट से कैसे जोड़ा जा रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न फालतू नहीं है, टू दी पॉइंट प्रश्न है और उसी प्रकार के प्रश्न हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना जो जुलाई अगस्त में दिखाई दे रही है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है सेम टू सेम प्रश्न ऐसा ही आ जाए, तो इसलिए हम चाहेंगे आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखें। प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न लिखा है, निम्न में से किस अभिलेख में कौन सा ऐसा अभिलेख है, कौन सा ऐसा अभिलेख है, किस अभिलेख में भारतवर्ष अर्थात भारतवर्ष प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। कौन सा ऐसा जो है अभिलेख है जिसमें हमको इस प्रकार का प्राचीनतम अभिलेख मिलता है जिसमें भारतवर्ष का नाम मिलता है, किस अभिलेख में। हाल के दिनों में यदि देखेंगे, भारत और इंडिया को लेकर डिबेट में रहा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है। तो करंट से एक हिसाब से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, लेकिन हमने करंट को ट्रेडिशनल से जोड़ दिया है और प्रश्न ये 100% लगभग आने की संभावना है कि सब लेख में भारतवर्ष या भारतवर्ष दिखता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख ए कहता है ऑप्शन, बी कहता है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, सी कहता है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख और डी कहता है इनमें से कोई नहीं या सभी। तो फटाफट आंसर बताएंगे कौन सा होगा आपका आंसर, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। खारवेल का जो अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, इसी में पहली बार इसमें जो है प्राचीनतम प्रमाण मिलता है भारतवर्ष का। तो ये जो खारवेल थे ये जैन धर्म से संबंधित थे और कलिंग के राजा थे। कहाँ के राजा थे, कलिंग के। कलिंग में ये शासन करते थे, जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म को संरक्षण दिए थे। और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है ये पहला ऐसा अभिलेख है जो तिथि रहित अभिलेख है। तो भारत का पहला अभिलेख ये है, पहला अभिलेख है और साथ में तिथि रहित है। इसका दिनांक नहीं लिखा गया है, तिथि रहित ये अभिलेख। और ये कलिंग कहाँ पर है इस समय अगर देखेंगे, यदि आप देखते हैं तो उड़ीसा का नाम, ओडिशा का नाम जो है, उड़ीसा जिसे कहते हैं, इसी का नाम प्राचीन काल में था जब सम्राट अशोक थे। यहाँ तक समझ में आ गया है। और उड़ीसा भी इस समय चर्चित है, चर्चा में रहते हैं। क्योंकि भारत के इस समय राष्ट्रपति जो हैं कौन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से ही हैं, संथाल जनजाति से संबंधित हैं। और संथाल जनजाति में अगर देखेंगे जनजाति की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। खारवेल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एनसीईआरटी यहाँ से कक्षा 6 में यानी कि क्लास 6 में ये प्रश्न है, कई बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, अन्य एग्जामों में भी। तो प्रश्न क्या है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के कौन से नदी घाटी से प्राप्त होता है। पहला मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन कहता है गंगा घाटी, बी कहता है नर्मदा घाटी,
बी कहता है यमुना घाटी, सी कहता है नर्मदा घाटी और डी कहता है ताप्ती घाटी। ताप्ती मतलब तापी, सभी जान रहे होंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर बताना है। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा, नर्मदा नदी घाटी या नर्मदा घाटी कहिए। यही से सबसे पहले मानव जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं, जानकारी हमको मिलती है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? आगे अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा गया है, इसमें लिखा गया है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से इसका मतलब प्रश्न संबंधित है। मध्य पाषाण काल में के संदर्भ में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिलते हैं वह स्थान निम्न में से कौन सा है? तो एक है लंघनाज, दूसरा है वीर भानपुर, तीसरा है सी नंबर पे है आदमगढ़ और डी नंबर पे है चौपानी मांडो। तो इस तरीके का 4 ऑप्शन दिया गया है। इनका कहने का मतलब है मध्य पाषाण काल में पशुपालन का पहला प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? पशुपालन का पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, ये आपको बताना है। तो पशुपालन का पहला प्रमाण देखेंगे हमको भारत में 2 जगह से मिलते हैं, और वो भी मध्य पाषाण काल के। पाषाण काल को शुरुआत में 3 भागों में बांट दिया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। एक स्थान है आदमगढ़ और दूसरा है बागोर। ये 2 स्थानों से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बागोर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। और आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इन दोनों स्थानों से पशुपालन का हमें साक्ष्य मिलता है। समझ में आ गया सबके? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर ए भी बहुत ही आसान है, शानदार प्रश्न है। लिखा गया निम्न में से किस मानव समाधानों में, जो समाधान मतलब जहां पे मानव को दफनाए जाते थे, समाधानों में, ये समाधानों में जो कुत्ते हैं डॉग्स, इनको दफनाए गए थे किस स्थान पर? ए ऑप्शन कहता है गुफ कराल, बी कहता है मारतंड, सी कहता है बुर्ज होम और डी कहता है मेहरगढ़। तो ये 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि मानव के समाधान, यानी कि मानव को जो दफनाया गया था उनके साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया था। क्योंकि कुत्ता मानव का पहला पालतू जानवर था, पशु था, जानवर था ये कुत्ता। तो कुत्ते को दफनाने से पता लगता है कि सबसे पुराना इसका जब कार्बन डेटिंग निकाला गया होगा, हमारे इतिहासकारों ने, इतिहासविद ने, वैज्ञानिकों ने जब इसका कार्बन डेटिंग निकाला होगा तो देखा होगा ये इस समय का है। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता चलता है। तो कुत्ते को दफनाया गया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सी का मतलब क्या होता है? बुर्ज होम जो जगह है ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम जगह है। यहाँ पर मानव समाधानों के साथ कुत्ते दफनाने का हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये बुर्ज होम क्या होता था? ये एक गर्तावास होता था। क्या होता था? गर्तावास। गर्तावास मतलब एक कुएं नुमा जैसा, गड्ढे नुमा जो है अपना जो है घर बनाते थे, उसी में रहते थे। नीचे जाके सीढ़ी की नुमा बनाते थे, सीढ़ी से नीचे जाके वहीं पे रहते थे। ऐसा जंगली जानवरों से और वर्षा से संभवतः सुरक्षित करने के लिए करते थे। ऐसा संभवतः है, इतिहासकारों का कहना है, और जो इतिहासकारों ने लिखा है उसी को मैं बताता हूँ। मैं फालतू चीज नहीं बताता, अपने मन से नहीं बताता। जो किताब में इतिहासकारों ने लिखा है, ऑथेंटिक किताबों में, वही चीज। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर जो 5 लिखा गया है, प्रश्न नंबर 5 बहुत ही शानदार है प्रश्न है। इसमें क्या लिखा गया है?
नीचे दिए गए 4 पुरातात्विक स्थल हैं, 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं। इन 4 पुरातात्विक स्थलों में अगर बात करेंगे तो इनको सही क्रम में दिखाना है। तो ये 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं। एक का नाम है अटिराम पक्कम, एक स्थान का नाम है। दूसरे का नाम है भीम बेटका, तीसरे का नाम है बुर्ज होम, और चौथे का नाम है पिपिलकल। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मान के चलिए। इसमें आपको पूछा गया प्रश्न है ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको सजाना है, इसको व्यवस्थित करना है। एक ऐसे है व्यवस्थित, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे? ऑप्शन की दिया गया है ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले उत्तर में अगर भारत में देखेंगे, भारत की अगर बात करेंगे, उत्तर में सबसे पहले कौन सा मिलता है? सबसे पहले अभी अभी हाल ही में हमने बता दिया है, बुर्ज होम जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अभी इसके पहले बताया है बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। गर्तावास का साक्ष्य मिला है यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य के साथ साथ वहाँ पर मानव समाधानों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर में हो जाएगा। इसका मतलब 3 नंबर का यहाँ हो गया। अब देखिए 3 नंबर कहाँ पर है? 3 नंबर यहाँ पे मिल गया है और उसे नाभदीज दे दिया है, इसलिए ऑप्शन ए और डी में हो सकता है, बी और सी कैंसिल हो गया तुरंत। एक और ऑप्शन यदि मिल जाता है। इसके बाद में अगर देखेंगे भीम बेटका, कौन सा देखेंगे? भीम बेटका। तो भीम बेटका अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 ही है, 5 में 3 के बाद में इसका क्या नाम है? भीम बेटका। भीम बेटका देखेंगे, ये आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश में भीम बेटका, ये भीम बेटका जो है सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन ये जो है मतलब शिला मतलब शिला पर या जो है लिखा गया, चित्रित किया गया, शिलाओं पर चित्रित किया गया है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो दूसरे नंबर पे ये हो जाता है। 3 के बाद में कौन आ जाता है? 2। अब 2 के बाद में देखेंगे पिपिलिकल है और उसके बाद अरिराम पक्कम है, अटिराम पक्कम। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ये आपका ऑप्शन हो जाता है ए ऑप्शन इसका इज राइट आंसर। यहां तक सबके समझ में आ गया है? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगर देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। सूची दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सुमेलित करने के बाद में ये जो सूचियां दिया गया है उनको कूट से इसको सजाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब लिखा है वीर भानपुर, उज्जैन, कायथा, आहाड़। उसके बाद लिखा है बनास संस्कृत, ताम्र निधि, गौरी मृद भांड परंपरा और लघु पाषाण उपकरण। तो इनको फिर ABCD में से सजाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए जो है इसमें अगर देखेंगे, ये जो वीर भानपुर है, ये है वीर भानपुर। अब ये वीर भानपुर कहाँ पर है और ये इसका संबंध किससे? ये लघु पाषाण कालिक उपकरण है। कौन सा है? लघु पाषाण कालिक उपकरण। मध्य पाषाण काल का संबंधित है और ये पश्चिम बंगाल में है। ये वीर भानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है और इसका संबंध लघु पाषाण कालिक उपकरण से है। यही इतना नहीं, ये जो वीर भानपुर है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे पर है, दामोदर नदी के किनारे पर है। और सभी जानते होंगे पर्यावरण में दामोदर नदी
एक जैविकी मरुस्थल है, सभी जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं, पर्यावरण में सभी पढ़े हैं। इसके साथ में अगर देखेंगे वीरभानपुर की खोज जो है कि कब किया गया था, चूंकि यह जो है कैसा स्थल है, लघु पाषाण कालिक स्थल है। इसका मतलब इसका खोज किसने किया है, बीबी लाल ने किया है 1954 में, 1954 में किया है इसकी खोज। और किसने किया है, बी लाल ने। तो इन्होंने इसकी खोज किया है, पूछा जा सकता है, चर्चा में ही रहा है करंट में। यहां तक क्लियर हो गया। उज्जैन अगर बात करेंगे, उज्जैन मालवा में पड़ता है, उज्जैन क्या है, मालवा में पड़ता है। और यह जो है गौरिक मृद भांड की संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए है। गौरिक मृद भांड का मतलब होता है जो मिट्टी की बनाई गई अनेक प्रकार के थालियां हैं, कटोरे हैं, लोटे हैं, अनेक प्रकार के इस चीज की जो मिट्टी के बनाए जाते थे, छिछली थालियां हैं, मटके हैं, ये सब बनाए जाते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया होगा। इसके साथ में अगर देखेंगे ए का क्या मिल गया है 4 और बी का क्या मिल गया है 3, ए का 4 और बी का 3। आपका ऑप्शन 2 ही से मिल गया, कौन सा है, बी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे ये सब मिला सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया होगा। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 लिखा गया है, बहुत ही ये भी शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृत नहीं है, कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृत नहीं है, पूछा जा रहा नहीं है। इसका मतलब 3 हैं और 1 नहीं है, ये ध्यान देना, नहीं है। तो एक कोट दीजी संस्कृत, सोथी संस्कृत, झोप संस्कृत, सराय नाहर राय संस्कृत। देखिए इसमें आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, लेकिन उत्तर पकड़ने का आसान तरीका, जो सराय नाहर संस्कृत है ये आपका पाषाण काल से संबंधित है। सराय नाहर किससे संबंधित है, पाषाण काल से। कौन से पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का ये स्थल है। तो इसका मतलब ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य पाषाण काल का स्थल है, उसी से संबंधित स्थल को संस्कृत में जोड़ दिया गया। बाकी कोट दीजिए, आप देखते होंगे प्राक हड़प्पा में ही था, सोथी भी था और झोब संस्कृत भी था। जब आप इतिहास में अगर विस्तार में पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं, श्रीवास्तव की किताब, मोटी सी किताब आती है, तो उसमें बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया से समझा के दे दिया गया है। के.सी. श्रीवास्तव की किताब मोटी इसमें आती है, प्राचीन है लेकिन बढ़िया है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। और इस प्रश्न को देखने के लिए पहले हम इसी पर देखते हैं। ये लिखा गया है, निम्न कथनों पर विचार करें लेकिन हड़प्पा शहरों के संदर्भ में। हड़प्पा जो हमारी संस्कृति थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन उसमें जो स्थल है, स्थल कितने हैं उन स्थलों को भी जानना है। इसका जो मेंस में भी बहुत बड़ा रोल मिलता है। मेंस लिखते समय इन फैक्टों का वहाँ पे सपोर्ट के रूप में, उदाहरण के रूप में लिखने से आंसर अच्छा माना जाता है। नहीं तो सपोर्ट कैसे करेंगे, सही सही देखिए कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सही सही बताने के लिए उनके पास उतना ज्ञान नहीं, इसलिए सही सही कोई नहीं बता पाते। आप कोई चीज़ लिखेंगे कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने ये काम किया, भारत सरकार ने काम किया, तो जैसे दिखाना पड़ेगा, जैसे ये योजना इतना दिन चला, इस योजना से इतने लोग लाभान्वित हुए, दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाएंगे तो कैसे आंसर आपका सही होगा। तो आगे लिखा गया, निम्न कथनों पर विचार करें हड़प्पा शहरों के संदर्भ में। नंबर 1 क्या कहता है, सड़क हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी।
दूसरा क्या लिखा है, एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है। अब देखिए इसमें एक क्या कह रहा है, सड़क हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी। तो ये तो एकदम से गलत है, क्योंकि सभी जानते थे हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एकदम सीधी होती थी और सब एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर काटती थी और सीधी सड़क बनती थी। ये सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है, क्योंकि घरों और शहरों की दीवारों पर ईंटों का औसत आकार एक समान होता था। आकार जो ईंट मिले हैं वहां से हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मिले हैं लगभग सब एक समान है। यहां तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब एक वाला जो है गलत है, दो वाला सही है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल दो, बी वाला आंसर आपका सही होगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 9 क्या कह रहा है, स्त्री पुरुषों के समाधानों का साच हमें कहां से प्राप्त होता है। यानी कि स्त्री पुरुषों के समाधान, इसका मतलब स्त्री को साथ में पुरुष को भी साथ में जो है मतलब दफनाया गया है। समाधान, समाधान का मतलब जो है जो दफनाया गया है स्त्री के साथ में, यानी कि पुरुष के साथ में स्त्री को, दोनों को पास पास में दफनाया गया। ऐसा अभी भी हमारे गांव में परंपरा है, हमारे गांव में ऐसा परंपरा है। तो कि कोई किसी का अमृत हो जाता तो उसके साथ में उनको भी कहते हैं भैया इसी में इनको भी उन्हीं के बगल में दफना दीजिएगा। तो इस तरीके का दिखता रहता है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, लोथल होगा। क्या होगा, लोथल। लोथल यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करेंगे, 10 में जो लिखा गया, निम्नलिखित में से किस कालखंड के दौरान चोलिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया था। यानी कि लगभग ऐसी कब की घटना है, लगभग 2250 ईसा पूर्व की, लगभग 2000 ईसा पूर्व की, लगभग 1800 ईसा पूर्व की और लगभग 1700 ईसा पूर्व की। ऐसा कब की घटना है, तो लगभग जो है ये 1800, लगभग 1800 ईसा पूर्व की ये घटना है, जिसमें चोलिस्तान के विकास को जो है पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थल से क्या कर दिया गया था, परित्याग कर दिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए यहां तक 10 क्वेश्चन हो गया है। अब 10 क्वेश्चन के बाद में कल के डेट में आपको जो है 11 नंबर क्वेश्चन से बता दिया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। और वीडियो पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक जो नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नए नए वीडियो और एग्जाम भी रिलेटेड आप पा सकें। और लाइक भी करिए। हाँ, टेस्ट सीरीज जो है आप सभी जो है इसको ज्वाइन कीजिए, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा और कई लोग, सिलेक्टेड लोग इसमें जो है कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली मुखर्जी नगर में फीस बहुत ही कम रखा गया है, ओनली 500 रुपीज, मात्र 500 रुपये में फीस पूरा का पूरा आपको पे करने पर पूरा बढ़िया से क्लास आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।